रूस ने यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को मिसाइल अटैक की धमकी दे दी। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां के एक सांसद ने अमेरिका के अलास्का पर मिसाइल दागने की सलाह दी डाली और यह सलाह रूस के सांसद आंद्रेई गुरिल्येव ने दी। रूस के मीडिया के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के मददगारों में खौफ पैदा करने के लिए अलास्का पर हमला जरूरी बताया। इंटरव्यू के दौरान रूस के सांसद आंद्रेई गुरिल्येव ने दावा किया कि रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो एक झटके में अलास्का का नामो निशान मिटा सकती हैं। असल में अलास्का रूस के पूर्व और अमेरिका के उत्तर पश्चिम में मौजूद है और रूस से अलास्का की दूरी सिर्फ 88 किलोमीटर है। वहीं रूस के पास ऐसी घातक मिसाइल है जो पलक झपकते ही अलास्का को हिलाकर रख देगी, जिसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया, क्योंकि इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इधर मणिपुर में दोबारा भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां राहत और बचाव का काम तेज कर दिया। वहां के काकिंग जिले से आए एक वीडियो में सेना की कई गाड़ियां एक कतार में चलती नजर आईं। जानकारी के मुताबिक अगले 4 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर के दौरे पर रहेंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। काकिंग से आए वीडियो में सेना की कई गाड़ियां दिखाई दी, जिनके जरिए पुलिस और सेना के जवानों ने मैतेई समुदाय के करीब 2000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया। इसके अलावा वहां से आए एक वीडियो में सड़क से गुजरते सुरक्षा बल के काफिले के दौरान लोग तालियां बजाते भी नजर आए। गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि गृह मंत्री अमित शाह भी 4 दिन के मणिपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इम्फाल में सुरक्षा बल के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इधर ईरान से बढ़ते विवाद के बीच इजरायल ने अपने सबसे घातक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। यह परीक्षण इजरायल की सेना ने समंदर में किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया और दावा किया कि उसने अपने जंगी जहाजों को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया। वीडियो में समंदर के बीचों बीच इजरायल की नौसेना का जहाज तैरता दिखा और जैसे ही बटन दबा तेज रफ्तार से आसमान की तरफ एक मिसाइल दौड़ती दिखाई दी, जो सीधे आसमान में उड़ते अपने टारगेट से टकरा गई और उसे ध्वस्त कर दिया। इससे पहले इजरायल का आयरन डोम सिस्टम अपना लोहा मनवा चुका है, लेकिन अब इजरायल ने समंदर में सुरक्षा के लिए इसे तैनात कर दिया, जो रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन गिराने में सक्षम है और 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देता है। इधर दावा किया गया कि इजरायल ने सीरिया में बने ईरान के ठिकानों पर फिर हमला बोल दिया। सीरिया के मीडिया ने हमले का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि राजधानी दमिश्क पर इजरायल ने मिसाइलें दागी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। दावा किया गया कि इजरायल की ये मिसाइलें सीरिया की राजधानी दमिश्क को निशाना बनाकर दागी गईं, लेकिन उन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, जिनका मलबा दमिश्क के बाहरी इलाके में गिरा। दावा किया गया कि ये हमला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया गया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब इजरायल ने सीरिया पर मिसाइलों की बारिश कर दी हो। इस साल अप्रैल में भी दमिश्क के पास इजरायल ने हमले किए थे, तो वहीं मई में इजरायल के हमले से सीरिया का अलेप्पो शहर दहल गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इजरायल से जुड़े 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने आरोप लगाया कि इन सभी ने ईरान के बड़े पदों पर बैठे लोगों की हत्या की साजिश रची थी और उत्तर पश्चिमी ईरान में ही छिपकर रह रहे थे, जिनके बारे में ईरान की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली, जिसके बाद एक्शन लेते हुए ईरानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने पकड़े 14 लोगों को आतंकवादी टीम करार दिया और दावा किया कि ये सभी ईरान में कई अहम लोगों की हत्या की साजिश रच रहे थे। हालांकि इजरायल की तरफ से इस गिरफ्तारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ये दुनिया जानती है कि दोनों दुश्मन देश एक दूसरे के खिलाफ दशकों से खुफिया ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसके लिए दोनों ने अपने अपने जासूसों को तैनात कर रखा है। इजरायल की नजर में ईरान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ ईरान इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इस बीच ईरान में धड़ल्ले से दी जा रही मौत की सजा के खिलाफ ईरानी मूल की एक अमेरिकी मॉडल ने फ्रांस के कैन फिल्म फेस्टिवल में अनोखे अंदाज में विरोध जताया। वो मॉडल फांसी के फंदे वाली ड्रेस पहनकर कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चली, ताकि ईरान में बढ़ती जा रही फांसी की सजा के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। मॉडल महलका जाबरी काले रंग की ऐसी ड्रेस पहनकर कैन फिल्म फेस्टिवल में पहुंची, जिसका गला फांसी के फंदे की तरह बना था। महलका जाबरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस ड्रेस के साथ वीडियो डाला, जिसमें #स्टॉप एग्जीक्यूशंस इन ईरान भी लिखा। नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक बीते महज 5 महीनों में ईरान 220 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दे चुका है। इधर कर्नाटक के कोप्पल में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया, जिसके बाद बेकाबू कार ट्रक में घुस गई। हादसे में 2 बच्चे और एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद कार कबाड़ बन गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों की पहचान कर ली गई है। हादसे की सूचना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस के कब्जे वाले इलाकों में तेज धमाके होते दिखाई दिए। जेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के ड्रोन को तबाह कर दिया, जिसका यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी किया गया। उसमें रात के अंधेरे में तेज विस्फोट होता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, चारों तरफ रोशनी फैल गई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने ये हमला रूस के कब्जे वाले इलाके ब्रयांस्क बंदरगाह पर किया।
जो यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में मौजूद है। जेलेंस्की की सेना ने मिसाइल की मदद से रूसी फौज के ड्रोन को तबाह करने का भी दावा किया। इसका भी एक वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें जेलेंस्की की सेना का रॉकेट रूसी सेना के ड्रोन का पीछा करता नजर आया। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, यूक्रेन की सेना ने हमला कर दिया, जिससे आसमान में जोरदार धमाका हुआ। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाके पर हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बताया गया कि यूक्रेन की फौज ने मिसाइलों के साथ ड्रोन हमले भी किए। यूक्रेन ने आशंका जताई कि इस हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि हमला किस इलाके में किया गया। इससे पहले 24 मई को क्राइमिया के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से हमले किए थे, जिसे वक्त रहते तबाह कर दिया गया था। पिछले महीने ही जेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में मौजूद एक तेल डिपो को तबाह कर दिया था। वहीं अमेरिका में कर्ज की सीमा पर चल रहे विवाद के सुलझने का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस खबर के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर कारोबार करते रहे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 344 अंक चढ़कर 62,846 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 99 अंक चढ़कर 18,598 पर बंद हुआ। अमेरिका में लंबे वक्त से डेट सीलिंग यानी कर्ज की सीमा पर विवाद चल रहा था, जिसके सुलझने की खबर आई। अगर अमेरिका में डेट सीलिंग पर सहमति नहीं बनती तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का डिफॉल्टर होना तय माना जा रहा था। अमेरिका से आई इसी खबर के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी शुरू हो गई। उधर दक्षिण कोरिया की एशियाना एयरलाइंस ने इमरजेंसी गेट के पास वाली सीट की बुकिंग बंद कर दी। कुछ रोज पहले विमान में मौजूद इमरजेंसी दरवाजा किसी यात्री ने खोल दिया था, जिसकी वजह से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि विमान के क्रू मेंबर ने किसी तरह से इमरजेंसी दरवाजे को बंद कर दिया था, लेकिन इस हादसे के बाद एयरलाइन ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। एयरलाइन कंपनी ने फैसला कर लिया कि प्लेन के इमरजेंसी डोर के पास वाली सीट पर कोई यात्री नहीं बिठाया जाएगा, यानी उस सीट की बुकिंग ही नहीं की जाएगी। वहीं विमान के लैंडिंग के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो महिला सड़क के दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें एक महिला सड़क से गुजरती नजर आई। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर चला गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन बुलंदशहर के लिए रवाना हो गई। तो उसको आज बुलंदशहर से डिटेन कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल लड़की का पड़ोसी था और वो इलाके में एसी और फ्रिज ठीक करने का काम करता था। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सड़क पर नाबालिग लड़की की हत्या की लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। यही नहीं, दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाल रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग लड़की की हत्या के पीछे का मकसद कुछ और तो नहीं है, क्योंकि आरोपी साहिल मुस्लिम समुदाय से आता है जबकि लड़की हिंदू समुदाय से। इसी वजह से इस हत्याकांड को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने इस घटना में लव जिहाद की आशंका जताते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साध दिया। हिंदू समाज आखिरकार इन जिहादियों का शिकार कब तक होता रहेगा? यही नहीं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आरोपी साहिल के हाथ पर बंधे लाल कलावे का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल लव जिहाद गैंग का सदस्य है और उसने एक साजिश के तहत उस नाबालिग लड़की की हत्या की, क्योंकि हत्या से पहले वो नाबालिग लड़की अपने घर वालों के साथ नहीं रह रही थी, बल्कि वो पिछले कई दिन से अपनी एक दोस्त के घर पर रह रही थी। घर वालों का कहना है कि हत्या से एक रोज पहले ही उनकी उससे बात हुई थी, जिसमें उस नाबालिग लड़की ने अपनी दोस्त के बच्चे का जन्मदिन मनाने के बाद घर लौटने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी साहिल ने उसकी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। वहीं उसकी दोस्त का कहना है कि आरोपी साहिल और नाबालिग लड़की पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे और कुछ दिन पहले दोनों की किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्त थी। हालांकि घर वालों का कहना है कि आरोपी साहिल को उनकी बेटी जानती थी या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन अब घर वाले आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं।